हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार। और जो पिछली क्लास में हमने तुम्हें पढ़ाया था साइंस का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी स्फेरिकल मिरर्स, इसी के बारे में इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। यानी जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन के बाद उनसे जो प्रतिबिंब है उनकी इमेज है वो किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, इसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। देखिए इनको समझने से क्या है, हमारे जितने भी जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनसे जितने भी हमारी प्रतिबिंब खींच सकते हैं उनको समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम 3 नियम को समझ लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है हमारा, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के यानी कि दर्पण की जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके समांतर चलने वाली किरण, यानी उसके समांतर पैरेलल में चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। या तो जैसे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में चलने वाली हमारी कोई रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद या तो हमारे प्रिंसिपल फोकस होता है जो, ठीक है, मुख्य फोकस होता है उससे होकर आती है, या तो उससे होकर आती है या फिर आती हुई महसूस होती है। अरे ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण बताया था कल, अवतल दर्पण, ठीक है। और ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमारी जो इमेज, ये भी बताया था मैंने पिछले उसमें लेक्चर में कि उत्तल दर्पण है उसमें हमारी इमेज हमेशा कैसी बनती है, इमेजिनरी बनती है, आभासी बनती है। तो इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई महसूस होती है, ठीक है, प्रतीत होती है। और जो अवतल है, अवतल दर्पण में क्या है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है, यानी कोई ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में चल रही हो, तो वो हमेशा मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है या फिर गुजरती हुई महसूस होती है। पहला नियम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नियम के बारे में समझते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली लाइन, यदि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर रही है, यानी ये तो पैरेलल में थी, अब कोई रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है, ठीक है, की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी देखिए ये दोनों क्या है, एक तरह से रेसिप्रोकल समझ लो, एक तरह के विपरीत समझ लो। अगर कोई लाइन उसके प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल जा रही है तो प्रिंसिपल फोकस पे होकर निकल जाएगी। अगर कोई लाइन, अगर कोई किरण प्रिंसिपल फोकस पे होकर जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या फिर पैरेलल होती हुई महसूस होगी, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए अब जैसे ये यहाँ पे एक किरण है, रे ऑफ लाइट है, ये क्या हमको प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो गई, ठीक। ये दूसरा नियम। दोनों नियम क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एक तरह कॉन्जुगेट समझ लो। अगर पैरेलल जा रही है तो प्रिंसिपल फोकस पे होके जाएगी, अगर प्रिंसिपल फोकस पे होके आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है, यानी वक्रता केंद्र में होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, है ना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली या फिर जा रही है या फिर उससे होके जाने वाली कोई भी किरण है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर कोई ऐसी रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी पाथ पे अपने उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी, ठीक है। या फिर अगर कोई रे ऑफ लाइट हमको ऐसी महसूस हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके गुजरेगी, ऐसी प्रतीत हो रही है, तो वो अपने ही पाथ पे वापस लौट के आ जाएगी, ठीक है। ये 3 नियम है, ये 3 बेसिक नियम है, ये जानना जरूरी है। फिर इसके बाद हम कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के क्या है, जो अवतल दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया जाएगा रे ऑफ लाइट को, उस तरीके से बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण की कुछ मिरर इमेज के बारे में जानते हैं कि अवतल दर्पण से हमारी
रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कैसी बनती है। सपोज करो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये दिख रहे हैं हमारे 3 डायग्राम दिख रहे हैं अवतल दर्पण के द्वारा लिए गए मिरर के बारे में, यानी मिरर से अवतल मिरर से यानी कॉनकेव मिरर से हमारी इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। सपोज करो पहले हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्या ले रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है और मिरर है। जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो एक बार के लिए पहली बार में हम ले रहे हैं मिरर से अनंत की दूरी पर रखी हुई, यानी इनफाइनाइट दूरी पर, उसकी कोई पता नहीं है कितनी दूरी पर है। दूसरे टर्म में हम लेंगे अनंत और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में। तीसरा पॉइंट लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चौथा लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। 5वां पॉइंट लेंगे प्रिंसिपल फोकस पे और नेक्स्ट लास्ट का पॉइंट लेंगे प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। क्लियर बात है? ठीक है, तो इन 6 पॉइंट पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इन 6 जगहों पर अवतल दर्पण के द्वारा किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट ले रहे हैं हम कि जब हमारी सपोज करो वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पे रखी हुई है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट प्लेस पे रखा हुआ, उसके मतलब दूर रखा हुआ है बहुत। तो यहां से देखेंगे डायग्राम से, तो पहले डायग्राम में ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओ डैश। ठीक है, तो वहां से 2 किरण आ रही है, दोनों किरण आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों रेज आ रही है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अच्छा पहली जो रे है वो सेंटर, पहली रे जो अगर हमारी प्रिंसिपल फोकस पे होकर निकल रही है तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि अभी बताया था इमेज कैसे बनाती है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस पे होकर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होकर निकल जाती है। तो अगर ये किरण प्रिंसिपल फोकस पे होकर आ रही है तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होकर निकल जाएगी। दूसरी रे जो आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है। थर्ड लॉ वो क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होकर आ रही है तो वो अपने ही पाथ पे वापस लौट जाएगी। तो वही हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही तो वही होकर लौट जाएगी। तो ये जो ओ डैश की ऑब्जेक्ट है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां पे बन रही है हमारी, आई डैश। ये इसकी क्या है, इमेज है। यानी हम कह सकते हैं कि ये ओ डैश का जो इमेज है, ओ डैश की इमेज है वो कहां पे बन रही है, आई डैश पे। देखिए ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, यानी बहुत छोटी इमेज बन रही है। लेकिन इमेज बनेगी कैसी, देखो मिरर के उसी साइड में बन रही है। पहली बात रियल वास्तविक इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज, वास्तविक इमेज बनेगी। अपोजिट बनेगी क्योंकि मिरर जो हमारा ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज हमारी इधर बन रही है, इधर बन रही है, अपोजिट बन रही है। एंड स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी। ऑब्जेक्ट का साइज हमारा क्या है और इमेज हमारी बहुत छोटी सी बन रही है। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखते हैं। अब हमको वस्तु की एक मार्ग में है कि वो इस प्लेस पे रखी हुई है। ठीक है, प्लेस मार्ग में, तो यह प्लेस पे एक रे हमारी इस तरीके से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में आ रही है। लॉ नंबर 1, अगर कोई भी किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होके आती है तो वो प्रिंसिपल फोकस पे होके निकल जाती है। ठीक है, निकल गई। सेकंड जो दूसरी रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ आई डैश, ऑब्जेक्ट ओ डैश की इमेज का फॉर्मेशन हुआ आई डैश, है ना। यानी हम कह सकते हैं ओ डैश की इमेज कहाँ बन रही है, आई डैश पे, अपोजिट बन रही है, रियल इमेज बन रही है, अपोजिट बन रही है एंड स्मॉल इन साइज, ये भी साइज में ऑब्जेक्ट से क्या रहेगी, छोटी। अच्छा तीसरे पॉइंट में चलते हैं, वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो देखिए अब हमने वस्तु कहाँ रख दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो 2 रे निकल रही है, एक फोकस पे होके जा रही है। जब कोई रे फोकस पे होके जाती है तो बिल्कुल पैरेलल होके निकल जाती है, और दूसरी रे अगर पैरेलल होके जा रही है तो फोकस पे होके निकल जाएगी। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे ओ डैश ऑब्जेक्ट की इमेज कौन सी बनी, आई डैश, ओ डैश की आई डैश बन रही। अब यहाँ पे देखिए इमेज कैसी बन रही है, पहली बात तो रियल इमेज बन रही है, वास्तविक
प्रतिबिंब बन रहा है। और साइज क्या है इसका, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। जो मिरर का साइज बन रहा है कितना है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही हमारी इमेज का साइज है। इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। एंड अपोजिट, एंड अपोजिट, जो इमेज बन रही है वो हमारी अपोजिट बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, इक्वल इन साइज है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब चलिए चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं हम कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख देते हैं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 पॉइंट हो गए, फोकस पे रख दिया, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो गया, इनफाइनाइट के। अब इनफाइनाइट में चौथा पॉइंट आता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और वो जो मुख्य फोकस है उसके बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की किस तरीके से इमेज बनती है। देखिए इमेज कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट है ओ डैश, यहाँ से 2 रे निकलेंगी। एक रे अगर फोकस पे होके जाएगी तो वो पैरेलल निकल जाएगी, दूसरी रे अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पे होके निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओ डैश है उसकी इमेज बन रही है आई डैश। ठीक है, अब देखिए इमेज कैसी बन रही है। पहली बात तो इमेज बन रही है रियल, इमेज रियल बन रही है। प्रतिबिंब के यानी दर्पण के इसी साइड में, जिस साइड में वस्तु रखी है उसी साइड में अगर इमेज बनती है तो सारी इमेज हमारी रियल होती है। ठीक है, अब क्या है, और हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे ओ डैश की इमेज कहां बन रही है हमारी आई डैश पे, यानी इमेज कैसी है, अपोजिट है, उल्टी इमेज है हमारी। अच्छा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का साइज हमारा छोटा है, इमेज का साइज हमारा कहाँ है, यहाँ से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी इमेज का साइज क्या हमारा लार्ज, लार्ज इन साइज। वस्तु का साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए अब देखते हैं हम, अगर वस्तु को मुख्य फोकस पे रखते हैं, क्लियर हुआ पॉइंट। वस्तु को हमने सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा, और जो उससे इमेज बनी हमारी वास्तविक इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी, और जो वस्तु का साइज है उससे थोड़ी बड़ी बनी। अब अगले पॉइंट पे हम वस्तु को कहां पे रख देते हैं, मुख्य फोकस पे रखते हैं। तो मुख्य फोकस पे रखते हैं तो 2 रे निकलेंगी। पहली रे इसके बिल्कुल अगर हमारे मुख्य अक्ष के अपोजिट बिल्कुल पैर समांतर होके जाएगी तो फोकस पे होके निकलेगी। दूसरी रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके निकलेगी। तो यहाँ पे इमेज पहली बात इतनी तो है कि रियल बनेगी, क्योंकि दर्पण के इसी साइड में बन रही है। इमेज तो हमारी रियल बनेगी और अपोजिट बनेगी। इस साइड पे जहां पे भी इमेज बने हमारी आई डैश इमेज रहेगी, अपोजिट इमेज बनेगी। और साइज क्या रहेगा, वस्तु का साइज हमारा ये इन्फाइनाइट पे, अनंत पे जाके इमेज बनेगी। इमेज कहां पे जाके बनेगी हमारी, अनंत पे जाके इमेज बनेगी। और जो साइज है उसका क्या आएगा, लार्ज साइज, लार्ज इन साइज। वस्तु के साइज से बहुत बड़ा साइज रहेगा हमारी इमेज का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जब वस्तु को हम बिल्कुल फोकस के यानी जो मुख्य फोकस होता है और पोल के बीच में रख देते हैं, तो वस्तु को मुख्य फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो कहां पे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी हमारी इमेज बनती है। वो कैसी बनती है, आभासी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, साइज क्या है उससे बड़ा साइज रहता है, और अपोजिट नहीं बनती है, वो जो कैसी रहती है, बिल्कुल सीधी रहती है। इमेज कैसी बनेगी, देखो इसी साइड में ऑब्जेक्ट है, इसी साइड में इमेज बन रही है, वो सीधी इमेज बनेगी, और जो साइज है वस्तु का उससे बहुत बड़ी बनेगी, और आभासी इमेज बनेगी। तो 6 पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, अब देखिए कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जो अभी हमने अवतल दर्पण के बारे में जितनी भी इमेज पढ़ाई है इसको एक टेबल से जान लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी टेबल बना दिया, इसको तुम नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लेना, आराम से देखना अच्छी तरीके से। और जो अभी जितनी भी इमेज बनाई हमने 6 तरीके की वस्तु को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रख के, तो उन सबका कंक्लूजन है ये टेबल। ये टेबल उन सबका क्या है, कंक्लूजन, निचोड़ है एक तरीके से।
यहाँ पे वस्तु की स्थिति लिख रही है। वस्तु की स्थिति को देखो कहाँ पे रखा था, अनंत पे रखा था, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र तथा मुख्य उसके फोकस के बीच में, फिर मुख्य फोकस तथा पोल के बीच में। उसकी जो इमेज बनी थी उनकी स्थिति क्या बनी, अनंत वाली की फोकस तल में बनी थी। फिर नेक्स्ट इस तरीके से, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब का जो इमेज का नेचर कैसा था और उसका आकार कैसा था। तो इनमें 5 वास्तविक इमेज बनी थी, रियल इमेज, अपोजिट बनी थी, और फिर जो अनंत पे थी वो बहुत छोटी बनी थी, जो फिर अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थी वो छोटी बनी थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी वो इक्वल इन साइज थी। फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में थी वो बड़ी बनी थी, जो प्रिंसिपल फोकस पे थी वो इन्फाइनाइट यानी बहुत बड़ी बनी थी, और फिर जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ पोल के बीच में रखी थी वो वस्तु से बड़ी थी, आभासी थी और सीधी थी। तो ये एक टेबल है, इसको देखो आराम से लिख लेना इसको देख के। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने, थैंक यू।